हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रियल क्लास चैनल में। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा क्या है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूट का होता है। 6q + 5 के रूट का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, आराम से। यहां पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जो लिखा है ये किस रूप में लिखा है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, विषम की बात चल रही है। विषम नंबर से भी आप परिचित होंगे कि सम नंबर और विषम नंबर में क्या डिफरेंस है। सम नंबर कौन से कहलाते हैं, विषम नंबर कौन से कहलाते हैं। सम नंबर तो वो होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन विषम नंबर कौन से कहलाते हैं, विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये यहाँ पे जो लिखी हुई है विषम संख्याएं लिखी हुई है, 1, 3, 5 है ना। तो ये 6q के साथ जो 1 जुड़ा है तो ये 7, यदि ऐसे भी हम लगाना चाहें डायरेक्ट तो ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये वास्तव में विषम संख्या है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, विषम पूर्णांक। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर, a भी मान सकते हो आप, b भी मान सकते हो, q भी जो है c भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, जो कुछ आप मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक a = 6q + r के रूप का है, r के रूप का है। माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 6q + r के रूप का है। अब ये बताओ बेटा कि जैसे हम किसी संख्या का भाग देते हैं और यदि जो शेषफल बचता है तो क्या शेषफल जो भाज्य संख्या है, जो शेषफल है वो भाजक संख्या के बराबर हो सकता है क्या कभी। जैसे हमने घर पे एक उदाहरण हमने दिया था आप जी को 85 का पहले क्वेश्चन में, और 9 से अपन ने उसका भाग दिया था। तो इसका 9 बार गया था, 81 आया था, 81 घटा दिया था, इसका कितना आया था, 4 आया था। एक बात बताओ, क्या ये जो शेषफल बचा यहाँ पर 9 आ सकता है क्या, 9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 9 ये भाजक संख्या है और भाजक के बराबर कभी शेषफल नहीं आ सकता, क्योंकि यदि शेषफल इसके बराबर आ जाए तो वो तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसलिए कभी भी ये संख्या जो है 9 के बराबर नहीं आ सकती। यदि यहाँ पे 9 यहाँ पे आ भी जाएगा तो 9 एकम 9 पूरा भाग चला जाता है, कैसे आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। यानी कि इसका मान कम से कम कितना हो सकता है बेटा, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक। तो इसका मान जो इसका शेषफल है, आपके रिमाइंडर है, इसका मान अधिक से अधिक 8 तक जा सकता है। 0 से स्टार्ट होके 8 तक, 9 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर हमने आपको बता दिया कि कभी भी भाजक संख्या के बराबर शेषफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ पे बेटा ये जो संख्या है ना 6, ये भाजक संख्या है और इसका इस r का मान कहां तक जाएगा, अधिकतर इस r का मान अधिकतर 6 से नीचे यानी कि 5 तक जाएगा। मतलब r कहां तक जाएगा, इट्स लेस देन 6 से छोटा रहेगा। मीन्स इसका मतलब है कि तब r के मान क्या होंगे हमारे लिए, 0 हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो भाजक संख्या बन जाता है। इसलिए कभी भी r का मान भाजक संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे भाजक संख्या 6 है, 6 से ज्यादा कभी नहीं होगा, 5 तक ही जाएगा। तो हमारा तो जो पूर्णांक बनेंगे हमारे वो किस प्रकार बनेंगे, तब वे धनात्मक पूर्णांक कैसे होंगे हमारे, धनात्मक पूर्णांक
कैसे होंगे? ए बराबर, एक बार आर की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार आर की जगह 1 रखेंगे, एक बार आर की जगह 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो तब हमारे लिए धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 0 रखेंगे बेटा, तो 0, और जो कि 0 लिखा नहीं जाता, तो मान लीजिए 6 क्यूब ही आएगा इधर पे, कॉमा लगा दो। अगले स्टेप में 6 क्यूब, आर की जगह क्या रखना है? 1। नेक्स्ट अगला पूर्णांक हमारा कौन सा आएगा? धनात्मक पूर्णांक। आर की जगह 1 रख दिया है, आर की जगह पे अब हम 2 रखने वाले हैं। इसके बाद 6 क्यूब प्लस 2 रख दिया बेटा, 3 रखेंगे इस बार। 6 क्यूब प्लस, अब क्या रखेंगे? 4। 6 क्यूब प्लस 5, राइट, ओके। चलो अब आगे देखते हैं हम क्या है। अब ये जो हमारे पूर्णांक निकल आए हैं, अब इनमें से 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, ये कौन से पूर्णांक है? ये 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये सम पूर्णांक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम पूर्णांक है। तो बेटा यदि ये 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 सम पूर्णांक हैं, तो निश्चित ही ये जो बचे हुए हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये कौन से पूर्णांक होंगे? ये विषम पूर्णांक होंगे। तो हमारे कितने सारे पूर्णांक निकल आए? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। इनमें से 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 ये सम पूर्णांक कहलाएंगे ना बेटा, ये सम पूर्णांक है, इनमें 2 का भाग चला जाएगा, ये सम पूर्णांक है। अब जो शेष बचते हैं ना 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये निश्चित ही कौन से पूर्णांक होंगे? विषम पूर्णांक होंगे। बस यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। सो ये हमारा स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बेटा आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप लोगों को घर में लगाना है, और यदि नहीं बनता है तो हमारे इस चैनल में जो कमेंट का ऑप्शन है उसमें कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है जो 2 क्वेश्चन शेष रह गए हैं उसके। और एक 616 वाला क्वेश्चन है बेटा, 616 और 32 जो उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो उस क्वेश्चन को भी आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बना है 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये गुणनखंड आप सभी से आते होंगे, क्योंकि ये जो है छोटी क्लास से हम सीख लेते हैं, और यदि नहीं बनते हैं तो हमें फिर से एक बार देख लेते हैं। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड, ये हमें रफ्तार में इधर पर ले सकते हैं 140, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 0 जिसके पीछे होता है जिस भी संख्या के, निश्चित ही वो 2 से जरूर कटती है बेटा। तो चलो हम 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 9, 2 से फिर से कट जाएगा, 0 है एक्चुअली में, तो 35 आएगा, 35 दूनी 70, 2 3 6, 1 निकल आया तो 2 5 10, और इसके बाद ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, और इसके बाद ये 7 से ही कटेगा, ये इसकी गुणनखंड निकल आए। तो हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो गुणनखंड हमारे लिखे हैं इनको हम इधर पे दर्शा देंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना, कोई संख्या कितनी बार आई है उसको एक एक बार लिख के उतनी की ही पावर लगा देनी है, यानी कि घात लगा देनी है। तो 2 बार आया है तो 2 के ऊपर 2 की घात, 5 एक बार ही आया है 5 के ऊपर 1 की घात, 7 एक बार ही आया है 7 के ऊपर 1 की घात। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गई। इसी प्रकार से आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो इसका है पहले वाले का, वो आपको सॉल्व कर लेना है।